हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं पवन स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स यापा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यानी हम आवेशों के बारे में पढ़ेंगे और उसके कारण उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, इमेजिनरी फील्ड बनता है जो कि दिखाई नहीं देता। उस चीज़ के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं और एक नए तरीके से पढ़ने का शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो होने वाला है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश का अर्थ क्या है, आवेश कहते किसको है। ठीक है, तो अगर आप अपने बालों में कंघी को रगड़ें, किसी कांच के छड़ को रगड़ें, आपके पास पेन है उसको रगड़ें, रगड़ने के बाद आप लोग उसको किसी पेज के पास ले जाएं या फिर पेज के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, उसके पास ले जाकर जब रखेंगे तो क्या होता है, चिपकता है उससे। ये जो पेज है, कागज़ का टुकड़ा है छोटा छोटा, वो उस पेन से, स्केल से या फिर कांच के छड़ से चिपकने लगता है। तो रगड़ने से पहले तो वो ऐसा नहीं करेगा। आप इसको 2 बार कर सकते हैं। जैसे आप पहले कांच का छड़ लेकर उसको केवल कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कागज़ के टुकड़े पर, यानी कि वो किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप उस कांच के छड़ को अपने बाल से रगड़ लें, उसके बाद कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो कागज़ का टुकड़ा उस कांच के छड़ से चिपकने लगता है। इसका मतलब वो कांच का जो छड़ है कागज़ को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो रगड़ने से ऐसा क्या होता है कि वो जो कांच का टुकड़ा है या फिर कांच का छड़ है वो कागज़ को खींचने के काबिल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो घटना हो रही है इसका कारण है हमारा क्या, आवेश। ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करते हैं, तो इसको लिखते इस तरह से है कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, यानी आवेश किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टी होता है जो उस पदार्थ के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है या किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किस कारण से कर सकता है, आवेश के कारण से, और वह एक बल का अनुभव कर सकता है किस कारण से, आवेश के कारण से। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें, अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, आवेश एक प्रॉपर्टी है पदार्थ की जिसके कारण वो पदार्थ अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या फिर किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र को फील कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आवेश का जो फार्मूला होता है या फिर किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी गणना किस तरह से की जाती है। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है, क्वांटीकरण। क्या बनाया गया है, क्वांटीकरण, जिसे हम क्वांटिनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, यह नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश एक मूल इकाई
आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो क्वांटीकरण का नियम क्या कहता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, जैसे हम अगर अपने मार्कर को बाल से रगड़ें तो इस पर कुछ चार्ज आएगा, तो वो जो चार्ज की टोटल क्वांटिटी होगी, कुल मात्रा होगी, वो क्या होता है? एक मूल इकाई आवेश। अब मूल इकाई आवेश किसे कहते हैं? तो मूल इकाई आवेश आप जान सकते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को, जिसका मान होता है 1.6 × 10 - 19 कूलाम। ठीक है, तो मूल इकाई आवेश किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या कहते हैं? मूल इकाई आवेश कहते हैं। ठीक है, का पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ पर जो कुल आवेश की मात्रा होती है, जिसको कि हम Q से लिखेंगे, वो इस पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी कि E के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ पर आया या उपस्थित कुल आवेश जो होता है Q, वो उस पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा वृद्धि, किसी भी पदार्थ पर या तो इलेक्ट्रॉन आता है या तो उससे बाहर निकल जाता है, तो जिसको हम कहेंगे कमी या फिर वृद्धि होना, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, जहां हम इसको लिख सकते हैं Q क्या है? कुल आवेश, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो E है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम हर बार क्या लेंगे? -1.6 × 10 - 19 कूलाम लेंगे। ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिख लेना आप लोग, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको कि कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये हो गया हमारा आवेश किसे कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो उसका नियम ये है, फार्मूला ये आता है। ठीक है, आवेश का। और इसके साथ ही साथ अब आप लोग को मैं बता दूं कि अगर नोट में आप इसे चाहे तो लिख ले कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, त्यागा जाता है, तो धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए या कहा जाए कि वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है, तो उस पर जो आवेश आएगा उसका जो प्रकृति होगा कैसा होगा? धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा। ठीक, इसी तरह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि निगेटिव चार्ज आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कोई भी पदार्थ अपने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा यानी इलेक्ट्रॉन को खोएगा, त्यागेगा, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा। और इसके अपोजिट जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो उस पर जो आवेश आएगा वो कैसे आएगा? निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और बाकी की चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसमें आपको अभी तो बेसिक चीज़ें हैं तो वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं क्योंकि अब आप कक्षा 12वीं में आ गए हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही आपका मेहनत भी अब बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से फिजिक्स को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, साथ ही आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए बाकी चीज़ें अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।